comfortable. Against the assessment of 390.54 lakh metric ton for this year, the stock as on date is 200.12 LMT, that is more than 51%, and significantly higher than the usual level of 33%. Besides, the domestic production and import of fertilizer after the crisis has been substantial. The total domestic production has been about 95 lakh metric ton, and about 22.60 lakh metric tons of imports have reached our shores. So a total of 117.6 lakh metric ton have been of fertilizer has been added to our availability scenario. Besides, the country has already secured 13.5 lakh metric ton of DAP and 9 lakh metric ton of NPK complexes. This will ensure adequate availability during the peak Kharif season. Availability of inputs for the production of fertilizer also remains comfortable. It is being regularly reviewed by the Department of Fertilizer. The empowered group of secretaries meeting that we have held 9 meetings so far. We are at the highest level. The adequate availability of finished fertilizer and raw materials is being reviewed. The position is stable and well managed. Thank you. Namaskar. So, वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते हमारे इंपोर्ट्स तो अफेक्टेड हैं, जैसे कि 40% ऑफ आर क्रूड इंपोर्ट, 90% ऑफ आर एलपीजी इंपोर्ट एंड ऑलमोस्ट 65% ऑफ आर नेचुरल गैस इंपोर्ट. बट all efforts have been made to ensure the smooth supplies of petroleum products within the country. और इसके चलते जैसा आप जानते हैं कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज़ किया गया है एंड इट इज़ टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ. रिटेल आउटलेट्स पर कुछ स्टेट्स के अंदर पैनिक बाइंग देखी जा रही है, जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी. और जो मेन कारण एनालिसिस के बाद जो समझ में आ रहा है वो ये है कि कुछ तो एग्रीकल्चर डिमांड है और इसके अलावा कुछ बल्क जो डिमांड है वो भी रिटेल आउटलेट्स पर शिफ्ट हुई है. इसके अलावा जो प्राइवेट सप्लायर्स थे उनकी डिमांड भी पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के रिटेल आउटलेट्स पर शिफ्ट हुई है. इस संबंध में सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के साथ एक वीसी की गई है और वहाँ पर भी इस पर डिस्कशन हुआ है और मॉनिटरिंग के लिए स्टेट गवर्नमेंट से और यूनियन टेरिटरीज से रिक्वेस्ट की गई है. ओएमसी लेवल पर और यहाँ मंत्रालय के लेवल पर भी सभी रिटेल आउटलेट्स को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है. सप्लाई सिचुएशन क्लोजली मॉनिटर की जा रही है ताकि अगर कहीं पर जो भी इंटरमिटेंट ड्राई आउट्स अगर कहीं हैं तो उसको तुरंत ही एड्रेस किया जाए और जो स्टॉक्स हैं पेट्रोल और डीजल के सभी रिटेल आउटलेट्स पर तुरंत रिप्लेनिश किए जाएं. पीएनजी कनेक्शंस के संबंध में 7.99 lakh PNG connections have been gasified. Another 2.87 lakh connections are ready for supply of gas as the infrastructure has already been created, and more than 8.27 lakh customers have registered themselves for PNG connections. LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है अगेंस्ट द बुकिंग ऑफ 1.66 करोड़ और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है. संडे को भी हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑपरेट कर रहे थे और एलपीजी सिलेंडर्स की डिलीवरी संडे को भी की गई है. कमर्शियल एलपीजी के संबंध में 1 मई से लेकर अब तक लगभग 1,56,000 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है. पिछले 4 दिनों में लगभग 24,557 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल की गई है और लगभग 942 टन ऑटो एलपीजी की भी सेल पिछले 4 दिनों में हुई है. 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000
सेल हुए हैं। अवेयरनेस कैंप्स अभी भी चालू हैं और कल भी लगभग 82 कैंप में 1487 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है। C3 C4 मॉलिक्यूल्स के संबंध में 1 मई से लेकर अभी तक 12,360 टन प्रोपिलीन और ब्यूटिलीन की सेल हुई है और 4,700 टन ब्यूटाइल एक्रिलेट की भी सेल की गई है। पिछले 4 दिनों में 6,480 रेड्स या सरप्राइज इंस्पेक्शंस की गई हैं, 11 FIR रजिस्टर हुई हैं और एक व्यक्ति को अरेस्ट भी किया गया है। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा रिटेल आउटलेट्स और LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स पर 4,100 से अधिक सरप्राइज इंस्पेक्शंस किए गए हैं और क्यूमुलेट अगर हम देखें पिछले 4 दिनों में तो 80 से अधिक शो कॉज नोटिस, 17 डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी और एक को सस्पेंड किया गया है। अंत में मैं आप सभी के माध्यम से देश के नागरिकों को ये कहना चाहूँगी कि LPG हो, पेट्रोल हो या डीजल हो, सप्लाई सफिशिएंट है, परंतु पैनिक बाइंग से बचें और आवश्यकता के अनुसार ही ईंधन को क्रय करें। जहाँ तक संभव हो ऊर्जा बचाने का प्रयत्न करें और जहाँ पर भी ऑल्टरनेट सोर्सेज पर शिफ्ट होने का अवसर हो, वहाँ पर PNG या इंडक्शन या इलेक्ट्रिक कुकटॉप का प्रयोग करें। धन्यवाद। Thank you, ma'am. As far as Ministry of External Affairs is concerned, we are following the developments in the Gulf closely. You would have followed Prime Minister's highly successful visit to the United Arab Emirates, but let me just underline the highlights once again. Prime Minister, as you are aware, paid a highly successful visit to the UAE on 15th of May. Several key agreements were signed during the visit, which have given a boost to India's energy security, in particular on supplies of LPG, as also strengthening our strategic petroleum reserve. There were agreements on investments, so flow of fresh investments from Abu Dhabi, from UAE into India, into Indian entities in infrastructure and other sectors. In addition, we also signed a framework for the defense strategic partnership, which is again given a boost to our defense partnership with UAE. In addition to that, our missions in the region, they continue to be in touch with Indian diaspora for their welfare and for their well-being. We are also extending all possible help to a seafaring community, which is in large numbers in the Gulf region. That is all that I have for update, as an update for all of you. Thank you. Thank you. Now we'll take questions. We'll start with the first row, Mike Frame. My question is for Sujata ma'am. Ma'am, the fuel prices were raised on Saturday and again on Monday. So what are the under recoveries of the companies despite these two price hikes? And is the government view that these price hikes will lead to any dent in the demand for the products? Good afternoon, Saptaparna Ghosh from The Hindu. Just an addition to Rakesh sir's question, could we also get, under recoveries that are being made in each of the segments, that is petrol, diesel and LPG? And other than that, ma'am, I wanted to question to Sujata, ma'am. Along with, the three, petrol, diesel and LPG, we've also seen a hike in CNG prices at a time when we are pushing for, greater commute with public transport. How is it that, we are looking to sustain the economics of it so that, the prices and, the commute does not become more expensive with public transport? And a question to Randhir, sir. During, Secretary of State Marco Rubio's visit to India, did, the Ministry of External Affairs speak to him about the sanctions regime that has often propped up? And also, have we, spoken to them about expanding our energy trade, because we are getting LPGs from the United States? So are we looking to expand on that as well? If you could please give us some perspective. Thank you.
Hi, Sukat from the Indian Express. A couple of questions first for Sujata ma'am. Ma'am, if you could just help us with understand how many more hikes would be required for the OMCs to, on an average break even as far as pricing is concerned. And the other question is that, like you've been saying, and even the OMCs have been saying that a lot of bulk consumers have shifted to OMC ROs, and that is the reason why there is some intermittent dryouts being seen in certain areas. Just wanted to get a sense that if supplies are adequate and if the bulk consumers have indeed moved to these ROs, why haven't the OMCs been able to as quickly move stocks also to these ROs? And one question which either Sujata ma'am or Randhir sir can take, there was an international media report yesterday that an India-bound LNG tanker has crossed the Strait of Hormuz, and it was said that it is the first LNG tanker to have done so since the war broke out. If you could get a confirmation on this, and also if it is headed to Dahej. Thank you. Thank you. Amar Zaidi from PTI. Couple of questions. One to Sujata ma'am. For the past 2 weeks, you have been telling us about the LPG daily deliveries being exceeding the bookings that are happening. So what is the backlog that you are still that's still left that needs to be cleared? Because for 2 weeks you've been saying, even today you mentioned that the deliveries were more than the bookings. One, and reiterating the question about the under recoveries. And one question either you or MEA can take on this the deal with ADNOC for strategic reserves. Can you spell out more details on it, because they already are partnering us in one of the strategic reserves here? Is this for in the existing ones or the new future ones that will be built? Thank you. Ma'am, Prakash Pedashi from ET Now. Couple of questions. So, what is the calculation basis for price hikes? Also, with the significant hike in prices, so what are the current daily losses OMCs are incurring at this point of time? मैम ब्रह्म प्रकाश दुबे जी न्यूज़ से। सुजाता मैम से मेरा सवाल ये है कि अब की बार 100 के पार तो हो गया पेट्रोल डीजल, और अब क्या कितनी चांसेस हैं, अभी क्या इस तरह की क्राइसिस बढ़ी तो कितने दाम बढ़ते रहेंगे? क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि जो आपकी ऑयल कंपनियां हैं उन्होंने अच्छा खासा मुनाफा कमाया है पहले, और अब बर्डन, जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं तो बर्डन पब्लिक पर डाल रहे हैं, जनता पर डाल रहे हैं, तो इसको लेकर क्या स्थिति है? दूसरा मेरा विदेश मंत्रालय से सवाल है कि जो हाल ही में यूएई प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई और जो समझौता हुआ एलपीजी को लेकर, एलएनजी को लेकर, तो वो सप्लाई कब से शुरू हो जाएगी, क्या कोई टाइमलाइन है? थैंक यू। पीछे दे दीजिएगा माइक, इन बिटवीन द कैमरास। नमस्ते, मैं अभिषेक सिंह आसन पत्रिका से। सुजाता मैम से सवाल है, मैम ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? लगभग कितनी कीमतें बढ़ने की, मतलब कहाँ जाकर के घाटा रुकेगा? ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? Okay, we'll take anybody on the side. Yeah, please. Hi ma'am, I'm Rakesh Kumar from New Indian Express. My question is to Sujata ma'am. Just want to know what is the under recovery on LPG, or can we expect hikes for LPG cylinder, as I mean OMC has been increasing price for petrol, diesel and CNG. I will begin with the answers. Randhir ji, aap pehle. First question was about energy trade. It is, as you would have seen in the press conference yesterday, this particular issue got a lot of attention as to how we are securing our energy needs and what is our strategy. As I have already spoken on this particular matter before,
the national interest of our people is of prime importance to us. How we provide them energy at affordable cost. And in this regard, it is important for us to diversify our sources. We have been buying energy from several sources, countries around the world, including the United States. And this has been happening for several years. In the last 1 year or so, we have seen expansion in our energy supplies, which is helpful because we are diversifying and we are able to strengthen our energy security. The other question that you saw, we also yesterday, as you would have seen, we have pointed out that distortions and constraints in the markets do not help us. It is in our interest that these constraints and distortions go so that energy prices can come down. So that is how we look at the question that you asked. The other question was regarding ADNOC's participation. We have signed an MOU, and you would see that it is available, the three fine points of this MOU. It is available in the public domain. It is about potential strengthening of our strategic petroleum reserves in India as also in UAE. So I would urge you to have a look at the details that are there. It is available on our website. तीसरा सवाल था एलपीजी सप्लाई को लेके, भ्रम आपका था कि कब से शुरू हुआ. अभी तो मतलब हस्ताक्षर लगा है, सूखा नहीं है. एक बार थोड़ा समय दीजिए, उसके बाद से ये आगे चालू होगा. लेकिन आप जैसे जानते हैं कि करीबन 30 से 40% हमारे एलपीजी सप्लाई अबू धाबी यूएई से आती है. तो हम चाहते हैं कि इसको और इसको मजबूत करें ताकि हमारी ऊर्जा सुरक्षा और बेहतर हो. धन्यवाद. That I don't have an update. Maybe a colleague from shipping, but he's not here. Possibly in the next presser we'll get you an update for that. So, सबसे पहले एलपीजी सप्लाईज के ऊपर आपने ठीक कहा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हमारी जो सप्लाई है हमारी बुकिंग से ज़्यादा है, और एफर्ट यही है कि जो हमारी बुकिंग है और सप्लाई है उसको हम जहाँ तक संभव हो नॉर्मल सिचुएशन तक लेकर आएँ. जैसा कि आप जानते हैं, क्राइसिस से पहले जो हमारा डिलीवरी हमारे लिए स्टैंडर्ड था वो था 2 दिन के अंदर आपके घर आपका सिलेंडर पहुंच जाए. जब क्राइसिस हुई और जब हमने देखा कि सिलेंडर का बुकिंग जो लगभग 50-55 लाख की रेंज में था वो 88 लाख तक पहुंचा, और कंस्ट्रेंट्स के इन सब के चलते जो हमारा बैकलॉग था वो बढ़ा भी. और अगर आपको याद हो तो मैंने कई बार आपको बताया 5 दिन से ऊपर भी पहुंच गया है. लेकिन धीरे धीरे वो बैकलॉग जो है अब कम हो रहा है और वी हैव कम बिलो 5 days. इट इज़ हार्डली 4.5 days नाउ. तो यही कोशिश है कि बुकिंग से ज़्यादा डिलीवरी हो ताकि बैकलॉग के लिए जितना जल्दी हो हम उस नॉर्मल रेंज के अंदर आ पाएँ. कंज्यूमर के बारे में, कंज्यूमर जो शिफ्ट हुए हैं रिटेल पंप्स के ऊपर, उसके ऊपर एक क्वेश्चन था. इसके बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो भी हमारा रिटेल आउटलेट है उस पर 2, 2.5, 3 दिन का स्टॉक होता है. लेकिन अगर अचानक से 20 या 30% ग्रोथ वहाँ पर हो तो ऐसा नहीं है कि जो डिपो सप्लाई कर रहा है वहाँ पर फ्यूल नहीं है. जो जितने भी डिपो और टर्मिनल्स हैं जो इन रिटेल आउटलेट्स को सप्लाई करते हैं, दे हैव सफिशिएंट स्टॉक. लेकिन लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स समटाइम इट गिव्स अ लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्टी. उसी को मैनेज करने के लिए सारे के सारे रिटेल नेटवर्क का डेली बेसिस पर मॉनिटरिंग हो रहा है, और ये भी कोशिश हो रही है कि अगर कहीं पर स्टॉक रिप्लेनिश करने की ज़रूरत है तो उसको कम से कम समय पर तुरंत रिप्लेनिश किया जाए. इसके संबंध में व्हेन आई स्टार्टेड माय ब्रीफिंग आई डिड टेल यू दैट वी हैड अ वीसी विद ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स इन द यूनियन टेरिटरीज. और अगर कहीं पर होर्डिंग है या कहीं पर कुछ मिसमैनेजमेंट है तो वो उसको ठीक करने के लिए भी हमें स्टेट गवर्नमेंट्स की हेल्प की ज़रूरत होगी, और यही स्पेसिफिक पॉइंट्स वहाँ पर भी रेज किए गए थे. अगले 2 सवाल, एक OMCs के प्रॉफिट को लेकर है और दूसरा प्राइसिंग को लेकर है. इसके बारे में मैं आपको
ऑन द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन आई विल बी टेलिंग दैट हमारा जो इम्पोर्ट है वो डिसरप्ट हुआ है। आपने देखा है कि जो क्रूड $60-70 पर बैरल में मिल रहा था क्राइसिस से पहले, that increased to, I mean, the fluctuations were as high as more than $120 per barrel. अभी भी it is more than 100, maybe 106 or so. अगर आप सऊदी सीपी देखें, सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जिस प्राइस पर हम अपना एलपीजी खरीदते हैं वो भी ऑलमोस्ट डबल है, 385 से $780 पर टन। और ग्लोबली जो भी प्राइस का इम्पैक्ट है वो सिर्फ हम पर नहीं, पूरी दुनिया में हर देश पर है लगभग। अगर ग्लोबल आप प्राइसेस का इंक्रीज देखें तो इट इज़ इन द रेंज ऑफ 22% फॉर एमएस एंड 27% फॉर एचएसडी। लेकिन अगर यही हाइक आप हमारे अपने देश के लिए देखें तो इट इज़ मच लेस। एमएस के लिए इट इज़ 7.7 एंड 8.6 फॉर एचएसडी। लेकिन ये इंक्रीज करने से पहले भारत सरकार ने अपने स्तर पर जो कुछ भी कदम लिए जाने संभव थे उन्होंने लिए। आप जानते हैं कि भारत सरकार ने 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर और 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी डीजल पर कम किया। इस कमी का, ये जो कम किया, इसका जो अगर इसको हम रुपी टर्म पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट देखें तो लगभग 14,000 करोड़ का टैक्स है जो सरकार ने अब कलेक्ट नहीं कर रही है बिकॉज ऑफ द रिडक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटी। ये अभी रिसेंट की बात है। अगर आप 2021 से देखें तो लगभग 21 रुपये एक्साइज ड्यूटी एमएस पर और 24 रुपये एक्साइज ड्यूटी एचएसडी पर यानी डीजल पर भारत सरकार कम कर चुकी है। इसके अलावा इन सबको स्टेप्स लेने के बाद भी हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को घाटा हो रहा था। जैसा हमने आपको बताया वो लगभग 1000 करोड़ प्रतिदिन का था। अब प्राइस राइज के बाद वो घाटा कम हुआ है, बट इट इज़ स्टिल इन स्लाइटली लेस देन 600 करोड़। उसके अलावा अगर आप एलपीजी देखें तो हमारी सरकार ने वहन किया बोझ को और ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने भी उस बोझ को वहन किया हुआ है। अगर आप एलपीजी को देखें, एलपीजी के अंदर 2023 के अंदर अगर 2020 से 2022 के अंदर जब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने एलपीजी को सेल किया और उन्होंने प्राइस नहीं बढ़ाया तो उनको काफ़ी नुकसान हुआ। तब भी भारत सरकार ने उन्हें 22,000 करोड़ रुपए दिए। अभी रिसेंटली पिछले साल अगर देखें तो भारत सरकार ने दोबारा से 30,000 करोड़ का कंपनसेशन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दिया है। और इस सब का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो उपभोक्ता है उसको कम से कम कठिनाई का सामना करना पड़े। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के प्रॉफिट के बारे में आपने कहा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ये दे आर एसेट टू दिस कंट्री और जो वो कमाती हैं आज की तारीख में आप देखें दुनिया जहान में जितना इम्पैक्ट है उससे काफ़ी कम इम्पैक्ट हम लोगों को यहाँ पर फेस करना पड़ा है। उसका एक कारण है कि ये जो हमारी महारत्ना कंपनीज हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग और उन्होंने भी इस सब को काफ़ी संभाला है, सिचुएशन को संभालने में मदद की है। जो ये हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी बिजनेस करती हैं वो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल एग्री कि हमारी कंपनियां प्रॉफिट में होनी चाहिए, लॉस में नहीं। अगर हम और जो ये पैसा कमाती हैं उसका एक बड़ा हिस्सा ये भारत सरकार को देती हैं एज टैक्स। वो टैक्स वेलफेयर में जाता है, उससे आपके स्कूलों को स्कूल बनते हैं, सड़कें बनती हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं और अलग अलग तरह के वेलफेयर प्रोग्राम होते हैं। इसके बाद जो इनके पास पैसा होता है उससे ये कैपेक्स करती हैं। आज जो हमारे पास 258 मिलियन मेट्रिक टन का रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो 300 मिलियन मेट्रिक टन तक इंक्रीज होगा अगले 3 से 4 साल के अंदर। उस सब को करने के लिए पैसा चाहिए। ये सब चीज़ें अगर हम ध्यान में रखें और अगर आप दूसरी बात जो इन्होंने अगर पिछले साल जो पैसा कमाया है वो तो एक क्वार्टर में ही ख़त्म हो जाएगा आज की तारीख में जो लॉस है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने पैसा मतलब वो प्रॉफिटिंग कर रही हैं। अगर आप इसको कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि भारत सरकार के और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के क्या एफर्ट है देश की आम जनता को प्रोटेक्ट करने के लिए टू द एक्सटेंट पॉसिबल। थैंक यू।
Principal Secretaries, Additional Chief Secretaries, Food and Civil Supplies. 14,000 crore per month. No, just what was that? March? 27th March. 27th March. On the crude oil part, I just want a clarification. Are you looking at alternative markets? And also, there's a report from Kepler who is saying that Venezuela has emerged as, one of the third largest crude oil supplier, surpassing US and Saudi. Is that something? जहाँ तक क्रूड को लेने की बात है, हम ये पहले भी कहा जा चुका है, भारत सरकार का ये व्यू है कि हमारे जो डोमेस्टिक मार्केट है, इट्स द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फॉर अस. हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनका हित हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है. जहाँ तक क्रूड सोर्सिंग करने की बात है, हमको जहाँ से मिलेगा जो हमारे स्टैंडर्ड्स में फिट होता है, एज फार एज टेक्निकल एंड कमर्शियल आर कंसर्न, वी विल टेक. I gave you a consolidated, lump sum data. Just under 600 crore number that you gave, it includes petrol, diesel as well as Okay. Just for you to clarify, we already have UAE's participation in India's strategic reserve. This particular MOU that we have signed is an additionality. So it's over and above what we already have. All right. Thank you, friends. Thank you, officers. Thank you all. Fertilizer. Over to you, ma'am. Thank you, ma'am. On behalf of, good afternoon, friends. On behalf of Department of Fertilizer, I'd like to inform you that the overall stock position of fertilizer in the country remains comfortable. Against the assessment of 390.54 lakh metric ton for this year, the stock as on date is 200.12 LMT, that is more than 51%. And significantly higher than the usual level of 33%. Besides, the domestic production and import of fertilizer after the crisis has been substantial. The total domestic production has been about 95 lakh metric ton, and about 22.60 lakh metric tons of imports have reached our shores. So a total of 117.6 lakh metric ton have been of fertilizer has been added to our availability scenario. Besides, the country has already secured 13.5 lakh metric ton of DAP and 9 lakh metric ton of NPK complexes. This will ensure adequate availability during the peak Kharif season. Availability of inputs for the production of fertilizer also remains comfortable. It is being regularly reviewed by the Department of Fertilizer. The empowered group of secretaries meeting that we have held 9 meetings so far. We are at the highest level. The adequate availability of finished fertilizer and raw materials is being reviewed. The